हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो न्यूक्लियाई का लेक्चर नंबर 3 और अभी हम पढ़ रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। तो आज रेडियो एक्टिविटी के पार्ट 2 में हम सीखने जा रहे हैं अल्फा बीटा गामा डीके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्फा बीटा गामा डीके। हो सकता है ये टॉपिक आपने पहले पढ़ रखा हो, पर आज के लेक्चर में हम आपको सिर्फ आसान आसान चीजें नहीं पढ़ाएंगे कि अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, मतलब ये सब भी बताएंगे। पर हम आपको ये भी सिखाएंगे कि इस निकलने वाले अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें। हम आपको ये भी सिखाएंगे कि जब बीटा माइनस डीके हुआ उस टाइम एंटाई न्यूट्रिनो क्यों आया। हम आपको ये भी सिखाएंगे कि बीटा प्लस डीके की जगह इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी हो सकता है। अरे बाप रे, ये सब क्या है, सर के ऊपर जा रहा। तो बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हम लेके आए हैं। जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। हेडिंग लगा लो, रेडियो एक्टिविटी पार्ट 2 अल्फा बीटा गामा डीके। जाहिर सी बात है ये पार्ट 2 है तो इसके पहले पार्ट 1 आया होगा। तो पार्ट 1 में हमने आपको कॉज ऑफ अल्फा बीटा गामा डीके बताया कि क्यों होता है अल्फा बीटा गामा डीके। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में देख रखा होगा कि ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं है। तो पहले पार्ट में हमने यही बताया था कि व्हाई सम न्यूक्लियाई आर रेडियो एक्टिव, कुछ न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव क्यों होती है। तो अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख लो, यूट्यूब पे टाइप करो रेडियो एक्टिविटी पार्ट 1, साथ में लगा दो फिजिक्स वाला, या टाइप कर दो न्यूक्लियाई 02 फिजिक्स वाला। वहां पे आपको पता चलेगा कि रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है। आज खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, आज तो इन डिटेल अल्फा बीटा गामा डीके पढ़ना है। तो शुरू करते हैं भाई इस लेक्चर को। सबसे पहले पढ़ते हैं अल्फा डीके इन डिटेल। हेडिंग लगाओ अल्फा डीके। अब इससे बाहर अल्फा डीके का सवाल नहीं आ सकता जो पढ़ा देंगे आज। अल्फा डीके, अल्फा डीके। सबसे पहली बात आती है कि ये अल्फा होता क्या है। सो अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है ना, कुछ नहीं, अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम का न्यूक्लियस है। हीलियम एटम क्या होता है? हीलियम एटम में होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो हीलियम का एटम हो गया। बट अल्फा क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है तो यहां से आप वैलेंस शेल हटा दो, सिर्फ न्यूक्लियस पकड़ लो। ये है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। किसी बड़े से अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से यदि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं तो हम बोलेंगे क्या निकल के बाहर आया? अल्फा पार्टिकल। इसका सिंबल क्या होता है अल्फा का बच्चों? अल्फा का सिंबल होता है He। ये नहीं बनाते, He। नीचे लिखोगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन। ऊपर लिखते हैं मास नंबर। मास नंबर मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम 4। तो ये इसका सिंबल है, या सिर्फ अल्फा लिखा हो तो भी चलेगा। He2O4। ये है अल्फा पार्टिकल। एक हैवी पार्टिकल है, ध्यान से देखो। अगर इसके मास की बात करें हम बच्चों तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 4 AMU, है ना। मास नंबर 4 है तो एटॉमिक मास हो जाएगा 4 AMU। बच्चों चार्ज की बात करें तो ये है क्या? ये है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इसी को अल्फा बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पे तो चार्ज है +1 का, तो इसके ऊपर +2e का चार्ज हो जाएगा। 2 प्रोटॉन है, एक पे +e दूसरे पे +e। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि अल्फा का इमिशन कैसे होता है। मान लो हमारे पास कोई एक एटम है X, जिसका एटॉमिक नंबर है Z और जिसका मास नंबर है A। ये एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मान लो इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। अल्फा मतलब He2O4, अल्फा पार्टिकल निकल गया। अच्छा, इसमें से अल्फा निकला, जिसमें से निकलता है उसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। ठीक है,
फादर बोल दो या पेरेंट बोल दो, पेरेंट न्यूक्लियस। और निकलने के बाद जो रिमेनिंग बचता है इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। लड़कों की कहीं कोई इज्जत नहीं है, है ना, सन न्यूक्लियस बनता ही नहीं है, एग्जाम में लिखा है सन न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस। इसमें से कुछ निकल गया अल्फा, अब जो बचा वो डॉटर है। अब डॉटर का एटॉमिक नंबर और मास नंबर कैसे लिखें ये समझो। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा उसमें दोनों तरफ का ये और ये बराबर होगा। इसको लिख लेते हैं सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड सम ऑफ मास नंबर ऑन बोथ साइड्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। सम ऑफ एटॉमिक नंबर, यहां एटॉमिक नंबर कितना है Z, यहां कितना है 2, RHS में Z है, सॉरी LHS में Z है, तो RHS में 2, तो ये हो जाएगा Z माइनस 2। अब इन दोनों को जोड़ के देखो Z आ गया। समझ गए तरीका? इस तरह से ऊपर मास नंबर, यहां A है, यहां 4 है, तो ये हो जाएगा A माइनस 4। इन दोनों को जोड़ के देखो वापस A आ रहा है। तो जब भी एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। सोचना बड़ा आसान है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकला है तो ये प्रोटॉन होते हैं, 2 ये कम हो गए, और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तो A में 4 कम हो गया। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। वैसे ये सिर्फ अल्फा में नहीं, किसी भी इमेजन में आप ये देखना कि ये जितना यहां है उतना यहां होगा, ये जितना यहां है उतना यहां का जोड़। इसका एक एग्जांपल देख लो, बड़ा फेमस एग्जांपल है यूरेनियम का। यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 238, इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम 2 4, ये अल्फा पार्टिकल निकल गया। अब बचेगी डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई जो होती है हम पहले से बता दे रहे, थोरियम होती है। आपको नहीं पता कोई बात नहीं, आप वाई भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो। आप मेन मेरे को एटॉमिक नंबर मास नंबर बताओ चलो। ये 92 है, यहां पे 2, तो यहां कितना हो जाएगा 90, 90 प्लस 2 92, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड सम ऑफ मास नंबर। ये 238, ये 4, तो बचा कितना 234। क्लियर है? तो ये है अल्फा इमिशन का एग्जाम्पल या अल्फा डिके का एग्जाम्पल। अच्छा, अल्फा डिके से फायदा क्या हुआ, क्यों हो रहा है अल्फा डिके? तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अल्फा डिके या बीटा डिके दोनों होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो सेट करने के लिए। तो यहां पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो देखते हैं चेंज हुआ कि नहीं हुआ। देखो याद हो आपको अगर कि एक स्टेबिलिटी लाइन होती थी, याद है, ये एक स्टेबिलिटी लाइन होती थी, यहां न्यूट्रॉन यहां प्रोटॉन। कुछ न्यूक्लियाई इसके इस तरफ होते थे, कुछ न्यूक्लियाई इसके इस तरफ होते थे। ठीक है, ये एक स्टेबिलिटी लाइन है, स्टेबिलिटी कर्व। इस पे जो एटम है वो स्टेबल है और इस पे जो नहीं है वो रेडियो एक्टिव है। इस पे जो न्यूक्लियाई नहीं है वो रेडियो एक्टिव। तो ये वाली जो न्यूक्लियाई होती हैं बच्चों, जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कम होता है एज एक्सपेक्टेड, ये बेस्ट है। इस पे आ जाओ, रेडियो एक्टिविटी खत्म। भाई रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है? स्टेबिलिटी पाने के लिए। ये न्यूक्लियाई हीलियम क्यों निकाल रहा है? ताकि उसको स्टेबिलिटी मिल जाए। स्टेबिलिटी किसी को कब मिलेगी? जब वो इस स्टेबिलिटी कर्व पे पहुंचेगा। तो ऐसी कोई न्यूक्लियाई थी जो स्टेबिलिटी कर्व से नीचे थी, जिनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कुछ कम था, जितना चाहिए था उससे। वो अल्फा पार्टिकल निकाल देते हैं अपना न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बढ़ाने के लिए। ये होते हैं अल्फा इमिटर। ठीक है, या तो अल्फा निकलेगा या बीटा प्लस भी निकाल सकते हैं। ये नहीं समझे? देखो यहां न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, आराम से एकदम न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो निकालो जरा। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं? इसमें से ये माइनस कर लो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। भाई प्रोटॉन तो दिख रहा है 92, न्यूट्रॉन निकाल लो। 8 माइनस 2 6, ये हो जाएगा 13 माइनस 9 4 और 146, यही आएगा। इसको आप डिवाइड करोगे नियरली मिलेगा 1.58। इस तरह से यहां आ जाओ, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, प्रोटॉन
प्रोटॉन है 90, न्यूट्रॉन देख लो 4, 13 में से 9 गया 4, 144, इसको देखोगे 1.6। तो आप ध्यान से देखो यहां से यहां पे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बढ़ा है, जबकि कई लोग कह रहे हैं कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन ही तो निकला है, बराबर ही तो निकला है, बट देखो रेशियो में इजाफा हुआ है। मैं मान रहा हूं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकला है, पर देखो रेशियो बढ़ा कि नहीं, ध्यान से देख लो। सब सही है, 92 2 90 सही है, 238 4 to 34 सही है। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, न्यूट्रॉन इसमें से माइनस के इसमें से 146/92, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो में से माइनस 144/90, यानी ये वाले जो न्यूक्लियाई हैं जिनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कुछ कम पड़ रहा था स्टेबिलिटी पाने से, वो अपना न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बढ़ाते हुए इस तरफ आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि एक अल्फा निकाल के पहुंच जाएं, जरूरी नहीं है कि एक सवाल सॉल्व करो और आईआईटी निकल जाए, पर उस तरफ पहुंच रहे हैं। हो सकता हो ये न्यूक्लियाई यहां से यहां पहुंचे, फिर यहां से यहां करते करते। तो अल्फा इमिटर वो होते हैं, याद रखना, अल्फा इमिटर वो होते हैं जिनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो स्टेबिलिटी कर्व से कम हो नीचे, और अल्फा इमिशन से न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इंक्रीज करता है। अल्फा डीके से न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इंक्रीज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लें, नोट कर लें, एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको अल्फा डीके का, नोट कर लें। और ये बैलेंसिंग वाली चीज सभी न्यूक्लियर इक्वेशंस में आप लगा सकते हो। क्लियर है? पेरेंट न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, जबकि 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन ही निकले हैं, फिर भी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बढ़ रहा है। मैंने दिखा भी दिया एग्जाम्पल। अच्छा, बहुत सारी एनर्जी भी निकलती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, क्यों? लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी, ये कहां से आई? आओ देखते हैं, नोट कर लो, इतना मिटा रहे, पॉज करके नोट कर लो, 1 2 3 4, चलो मिटा रहे हैं। ओके, तो मैंने कहा बहुत सारी एनर्जी निकलती है, अल्फा डीके में बहुत सारी एनर्जी निकलती है, तो ये एनर्जी कहां से आई सर? आओ देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4, एनर्जी एमडीके। आओ समझते हैं बच्चों, जो एनर्जी आती है वो मास डिफेक्ट से आती है। किससे आती है? मास डिफेक्ट से आती है। अब ये क्या चीज है, आओ समझाते हैं, मास डिफेक्ट। वैसे तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी खत्म होने के बाद इस पे पूरा लेक्चर करेंगे मास डिफेक्ट पे। अभी थोड़ा समझाते हैं। ये जो आपने रिएक्शन लिखा था कि कोई X था, एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, उसमें से हीलियम का न्यूक्लियस निकला 2 4 यानी अल्फा पार्टिकल, प्लस Y बना, ये हो गया Z-2, ये हो गया A-4, और यहाँ हम बता रहे हैं कुछ एनर्जी निकल रही है। क्यों निकल रही है सुनो। होता ये है कि यहां से यहां जाने में कुछ मास डिसअपियर हो जाता है। दोनों तरफ मास नंबर तो बैलेंस है, नंबरिंग बैलेंस है, पर कुछ मास डिसअपियर बहुत कम, एएमयू में 0.002 एएमयू जैसा, 0.003 एएमयू जैसा कुछ छोटा सा मास डिसअपियर हो जाता है, और वो मास एनर्जी के फॉर्म में हमें मिलता है। सो व्हाट इज मास डिफेक्ट? व्हाट इज मास डिफेक्ट? इसको हम बोल देंगे डेल्टा एम इज इक्वल्स टू इधर का मास, मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ वाई, ये है मास डिफेक्ट। कुछ मास ऐसा दिखता है कि गायब हो गया, इधर का मास हमने देखा, इधर दोनों का मास जोड़ा, कुछ मास रिएक्शन में गायब, कहां गया मास? तो हमें पता है कि मास इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पता है कि नहीं पता? अभी मास डिफेक्ट जब आएगा पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे। तो मास इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कुछ मास गायब हो गए, क्या बन गया? एनर्जी बन गया। कितनी एनर्जी बनी? एनर्जी ड्यू टू डेल्टा एम इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। पढ़ रखा होगा, जब मास डिफेक्ट पढ़ाएंगे बड़े अच्छे से बताएंगे कि ऐसे नहीं बताया गया है, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू ई बटे सी स्क्वायर है। एनर्जी ड्यू टू मास डिफेक्ट डेल्टा एम सी स्क्वायर। सो यू विल राइट एम एक्स माइनस एम अल्फा प्लस एम वाई
ये क्वांटम फिजिक्स है साहब, यहाँ सारे नियम टूटेंगे। हाँ सर, मास तो हमेशा बैलेंस रहता है ना ना, मास इज नॉट कांस्टेंट, मास भी चेंज हो सकता है। मास डिसअपियर, गायब। और देख रहे मास कहाँ गया, मास क्या बन गया, एनर्जी बन गया। समझ रहे हो, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास भी चेंज हो सकता है। यहाँ से यहाँ में मास कुछ गायब, मिल ही नहीं रहा है यार, मास चला गया। सोच रहा है यहाँ से यहाँ इंसान का हाथ गायब, और क्या बन गया, वो एनर्जी बन गया। कितनी एनर्जी बनी, mx माइनस एम अल्फा प्लस एम वाई। मास डिफेक्ट निकाल लो, मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर पड़ा होगा। बहुत बढ़िया, इसी एनर्जी को हम Q बोल देते हैं। सो Q इज इक्वल्स टू mx माइनस, एक्स प्रॉपर लिख दो, mx माइनस एम अल्फा प्लस एम वाई इंटू सी स्क्वायर। मास को लोगे केजी में, स्पीड ऑफ लाइट इन मीटर पर सेकेंड। तो अब ये निकालना बड़ा टफ हो जाता है, तो इसका एक शॉर्टकट समझ लो, इसका एक शॉर्टकट पकड़ लो। Q इज इक्वल्स टू mx माइनस एम अल्फा प्लस एम वाई। अच्छा, क्या लगता है ये सारे मासेस किस में दिए होंगे एग्जाम में, केजी में दिए होंगे, सोच के बोलो। मेरे ख्याल से तो AMU में दिए होंगे, तो इसको रखो इन AMU और मल्टीप्लाई कर दो 931.5, आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये पकड़ लो अभी के लिए, अदरवाइज जब मास डिफेक्ट पे पूरा लेक्चर आएगा तो ये बताएंगे अच्छे से। अभी के लिए समझो कि जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो बड़ी सारी एनर्जी निकलती है। अल्फा पार्टिकल के पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होती है। ये कहां से, तो हम बता रहे ये ऐसे आई कि इधर से इधर आते वक्त कुछ मास गायब हो गया। मास नंबर सेम है, मास नंबर तो नहीं चेंज होगा, 0.001 AMU मास गायब, बहुत छोटा सा मास, 0.02 AMU। ऐसा मास गायब होके क्या बन गया, एनर्जी। एनर्जी कितनी होगी, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो मास डिफेक्ट निकाल लिया, मास डिफेक्ट निकाल लिया और उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने कहा कि भैया मास डिफेक्ट निकाल के सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने में यार यूनिट वगैरह का नाटक है, तो मैंने शॉर्टकट बताया कि जो मास डिफेक्ट है किस में रखो, AMU में, मल्टीप्लाई कर दो 931.5 से, सीधा आंसर। ये शॉर्टकट है, फॉर्मूला ये, मतलब 3 × 10⁸ का स्क्वायर कौन करेगा यार इतना का, सीधा इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। नोट कर लें इतना। ये कहानी थी एनर्जी इन डीके की, ये बीटा डीके में भी आपको मिलेगा। चलिए नोट कर लिया बेटा ने, ओके। अब बात करते हैं थोड़ी सी मोमेंटम वगैरह की। मैं बोल रहा हूं ना अल्फा डीके में इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, तो हम सब पॉइंट कवर कर देंगे। 5th पॉइंट, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन। अब मान लो यहां पे पेरेंट न्यूक्लियाई है मेरे पास X, डिके हुई, निकला इसमें से डॉटर न्यूक्लियाई Y और निकला इसमें से अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, देखा गया, अच्छा होता क्या है ना कि X में से अल्फा पार्टिकल ऐसे पुटुक से बाहर निकलता है, अल्फा पार्टिकल आगे की तरफ जाता है, ऐसे पुटुक से बाहर निकलता है। तो अल्फा पार्टिकल इस तरफ भागा, मान लो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, वी अल्फा। अच्छा अब एक चीज बताओ, बंदूक से जब गोली चलती है तो बंदूक भी तो पीछे जाती है, मोमेंटम कंजर्वेशन। यानी इसमें से पुटक जैसी निकला तो X तो बचा ही नहीं, अब अल्फा निकलने के बाद X ही तो Y बन गया। बात में फील लो, वो X ही तो है। जैसे ही अल्फा बाहर निकला हमने कहा ये चेंज हो गया न्यूक्लियाई, जैसे ही अल्फा निकलता हम बोलते हैं न्यूक्लियाई बदल गया, अब ये क्या बन गया है, Y। तो जैसे ही अल्फा आगे बढ़ा Y किधर गया, पीछे की तरफ गया। तो हम यहां लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ Y। कई लोग कह रहे हैं वेलोसिटी X में, अरे भैया X तो बचा ही नहीं ना। अरे यूरेनियम था 92 to 38, अल्फा पार्टिकल निकालते ही यूरेनियम खुद क्या बन गया, थोरियम। यूरेनियम में से अल्फा निकला, यूरेनियम बचा ही नहीं, अब क्या बचा है, थोरियम। तो अल्फा आगे गया, थोरियम पीछे। नहीं समझे, अरे यूरेनियम था, इसमें से अल्फा निकलते ही क्या बचा तुम्हारे पास, थोरियम बचा। एटॉमिक नंबर ही बदल गया तो एलिमेंट बदल गया कि नहीं। तो जैसे ही अल्फा निकला यूरेनियम से थोरियम, और थोरियम किधर चला गया, पीछे की तरफ। तो हमने देखा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव किए। रीजन बड़ा क्लियर दिख रहा होगा आपको, मोमेंटम कंजर्वेशन।
भाई यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का? 0 भाई, तो रेस्ट पे है ना, पेरेंट न्यूक्लियाई किस पे है? रेस्ट पे। तो डेफिनेटली फाइनल मोमेंटम भी सिस्टम का कितना आना चाहिए? 0। गिविंग द रीजन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल 0 है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। फाइनल मोमेंटम 0 है, मान लो इसका मास हम बोल दें एम वाई, इसका मास बोल दें एम अल्फा, तो फाइनल मोमेंटम इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव ले लें, एम अल्फा वी अल्फा माइनस एम वाई वी वाई इज इक्वल्स टू 0। यहां से एम अल्फा वी अल्फा इज इक्वल्स टू एम वाई वी वाई। अब हो सकता है आपको किसी एक की वेलोसिटी दी हो, दूसरे की वेलोसिटी पूछ ली, मास में मास नंबर यूज कर लेना। हो सकता है आपसे बोल दे कि अल्फा पार्टिकल इस स्पीड से आगे गया तो इसकी स्पीड बताओ, ठीक है। ये भी समझ लो दोनों का मोमेंटम क्या है? बराबर। मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ व्हाट? डॉटेड न्यूक्लियाई, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है। साइन वाइज तो अपोजिट डायरेक्शन में है ही है, इसको पॉजिटिव मान के देंगे, पर मोमेंटम दोनों, अरे भाई इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनली इसको जो मोमेंटम मिलेगा इसको उसका अपोजिट मोमेंटम मिल जाएगा। फोर्स लगी नहीं है, मोमेंटम कहां से लाओगे नया? सिस्टम के अंदर चांस ही नहीं है। जैसे बंदूक से गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे। अब इसी पे एक सवाल का जवाब दो, दोनों में से ज्यादा तेज कौन मूव करेगा? गोली तेज मूव करती है, बंदूक तो धीमे से पीछे जाती है क्योंकि उसका मास ज्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी और इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। नोट करो, दोनों का मोमेंटम बराबर मैग्नीट्यूड वाइज। अच्छा ये बताओ काइनेटिक एनर्जी किसको ज्यादा मिलेगी? अब सोच रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का जरा फॉर्मूला बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी पे ज्यादा डिपेंड कर रही है, अरे वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? अल्फा की। काइनेटिक एनर्जी अल्फा की बहुत ज्यादा होती है। अप्रोक्सीमेटली जितनी एनर्जी बाहर निकल रही है ना, सब अल्फा लेके जाता है। इसको बहुत थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, इसकी वेलोसिटी बड़ी कम, इतना बड़ा मास छोटी सी वेलोसिटी, वेलोसिटी छोटी हो गई तो काइनेटिक एनर्जी छोटी हो जाएगी। और देखते हैं, अभी इतनी बातें नहीं, नोट करो, सबका आपको एग्जांपल मिल जाएगा, नोट करो। मिटा रहे इसको, चलो नेक्स्ट लिखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल। पॉइंट नंबर 6, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी। बड़ा प्यारा टॉपिक है ये, आराम से सुनना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल, ठीक है। यहां पे रिएक्शन लिख लो, x में से अल्फा निकला और y निकला, ठीक है। और क्या बनी? एनर्जी बनी, बहुत बढ़िया। अब ये जो एनर्जी बन रही है ये कौन कौन ले जाएगा? x तो बचा ही नहीं, x तो खत्म हो गया, x तो खत्म, अल्फा निकलते ही x क्या बन गया? y बन गया। तो ये जो एनर्जी Q है ये किसको किसको मिलेगी? ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बन जाएगी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटेड न्यूक्लियर। बोलो क्लियर है? ये जो एनर्जी निकल रही है ये किसको किसको मिलेगी? अल्फा को मिलेगी और y को मिलेगी। दोनों किस फॉर्म में मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। हम मान रहे देयर इज नो अदर लॉस ऑफ एनर्जी, ये हम मान रहे हैं आइडियल केस कि कहीं लॉस नहीं हुआ। अच्छा काइनेटिक एनर्जी को क्या हम मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते हैं? जरा याद करो, किसी पार्टिकल की मान लो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर और उसका मोमेंटम है एम वी। यहां से v का फॉर्मूला बनाओ, v हो जाएगा p बटे m। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, मोमेंटम एम वी, v हो जाएगा p बटे m। p बटे m को उठा के वहां रखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m, वेलोसिटी का यहां से वैल्यू यहां पुट कर दो, p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। यहां से काइनेटिक एनर्जी आ रही p स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी को आप मोमेंटम के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हो, p स्क्वायर बाई 2m। देख लो कुछ गलती तो नहीं है? v p बाई m यहां रख दो, p स्क्वायर बाई m स्क्वायर, एक mm कैंसिल। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल को
मोमेंटम ऑफ अल्फा का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास ऑफ अल्फा। इस तरह से हम डॉटर की काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं मोमेंटम ऑफ डॉटर का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास ऑफ वाई। काइनेटिक एनर्जी इस स्क्वायर में। अभी तक कुछ नया तो नहीं। जो एनर्जी क्यों निकल रही थी, क्यों निकल रही थी? मास डिफेक्ट की वजह से। जो एनर्जी क्यों निकल रही थी मास डिफेक्ट की वजह से, वो अल्फा और वाई को मिली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी को p स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि इन दोनों की वैल्यू सेम है और स्क्वायर हो गया तो माइनस प्लस तो गायब, स्क्वायर हो गया माइनस प्लस गायब। दोनों की वैल्यू सेम थी p p, मोमेंटम दोनों का सेम है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर बाई 2 मास ऑफ अल्फा प्लस p स्क्वायर बाई 2 मास ऑफ y इज इक्वल्स टू q। यहां से एलसीएम बन जाएगा 2 तो इधर ही ले आओ, 2q इज इक्वल्स टू एलसीएम बन गया m अल्फा m y, ये हो जाएगा p m y प्लस p स्क्वायर m अल्फा। बोलो सही है। एलसीएम हो गया m अल्फा m y, इधर आ जाएगा m y, इधर आ जाएगा m अल्फा, 2 इधर भेज दिया। यहां से p स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल सकती है, p स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल रही है 2q m अल्फा m y अपॉन m अल्फा प्लस m y। बोलो सही है। अरे यहां से p स्क्वायर कॉमन ले लो, m अल्फा प्लस m y हो जाएगा, फिर p स्क्वायर इज इक्वल्स टू m अल्फा m y अपॉन m अल्फा प्लस m y। बोलो सही है। अरे एक एक स्टेप करके बताएं। 2q m अल्फा m y इज इक्वल्स टू p स्क्वायर कॉमन m अल्फा प्लस m y। यहां से p स्क्वायर की वैल्यू देखो मिल गई 2q m अल्फा m y अपॉन m अल्फा प्लस खेल खत्म। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आ जाओ, p स्क्वायर बाई 2m अल्फा, p स्क्वायर अपॉन 2m अल्फा। तो 2m अल्फा इसके नीचे रखोगे, 2 और m अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट qmy अपॉन m अल्फा प्लस। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है, p स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर अपॉन 2m। p स्क्वायर की वैल्यू ये रही अपॉन 2m अल्फा, 2m अल्फा कैंसिल। इधर से काइनेटिक एनर्जी ऑफ y जब निकालोगे सिमिलरली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ y क्या है, p स्क्वायर अपॉन 2my। p की वैल्यू दोनों की सेम है, तो p स्क्वायर अपॉन 2m/2 और my कैंसिल, यू विल गेट qm अल्फा अपॉन m अल्फा प्लस। इस तरह से आप काइनेटिक एनर्जी डॉटर न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल की निकाल सकते हो। बड़ा आसान याद रखना, q अपॉन m अल्फा प्लस my दोनों में सेम है, q अपॉन m अल्फा प्लस my दोनों में सेम है। जब अल्फा है तो my से मल्टीप्लाई किए, जब y है तो m अल्फा से। नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करें, फिर इस पे एक सवाल कराते हैं आपको। इसको पॉज करके नोट कर लें, सवाल कराएं आपको। हाँ भाई छाप लिया, पॉज करके छाप लें, मिटा लें। आइए सवाल करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल q अपॉन m अल्फा प्लस my मल्टीप्लाइड बाई my। और मैं ये भी बता रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसको मिलेगी, अल्फा, सारी लेके अल्फा ही जाता है। चलो क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, यूरेनियम के न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकला और थोरियम बना, प्लस एनर्जी निकली क्यों। हमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं मासेस की, जरा उसको लिख लेते हैं। रेस्ट मास दे रखा है हमें सबका, ठीक है। रेस्ट मास हमको दिया है इन AMU, चलो बहुत बढ़िया। इसका दिया है 238.0508। अल्फा का दे रखा है 4.002। AMU देखो हमने 4 AMU लिखा था, इसमें एग्जैक्ट मास बता रहा है, बहुत बढ़िया। थोरियम का दे रखा है 234.043। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड Q, सेकेंड पार्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। चलो काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y भी निकाल सकते हो उसके बाद।
थर्ड पार्ट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। ट्राई कर लें पॉज करके, थोड़ी कैलकुलेशंस होंगी इसमें। क्यू निकालोगे मास डिफेक्ट एमयू में मल्टीप्लाइड बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। काइनेटिक एनर्जी का तरीका तो बता ही चुके। सो फर्स्ट पार्ट यू विल फाइंड Q, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, या हमने इसका दूसरा फॉर्मूला बताया था Q का, क्या बताया था, डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा M क्या हो जाएगा, मास ऑफ X यानी यूरेनियम माइनस मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ थोरियम, इसमें से इसका टोटल मास माइनस किया, मास डिफेक्ट, इसमें से कुछ मास इधर आते आते उड़ गया होगा, गायब हो गया होगा, मल्टीप्लाइड बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करोगे, मास ऑफ यूरेनियम जो दे रखा है, सब एमयू में रखना है, एमयू में दिया होगा, ये किसमें होना चाहिए, इन एमयू। तो एमयू में दिया हुआ रख दोगे और आप कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट 4.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, आप रख के कैलकुलेट करना। फिर आई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात, फॉर्मूला हमको पता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज Q इंटू एम वाई अपॉन एम अल्फा प्लस एम वाई। Q आपको पता है, एम वाई, वाई कौन है इसमें, थोरियम, वाई इसमें ये x हो जाएगा, ये वाई ये अल्फा, कंफ्यूज तो नहीं है। Q आपने निकाल लिया है, कैसे, मास डिफेक्ट इंटू 931.5 से, मास डिफेक्ट समझ में आया, इसमें से इसका पूरा मास माइनस करो, LHS माइनस RHS। फिर Q आपको पता चल गया, My आपको पता है, M अल्फा My पता है, तो इसको कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट नियरली 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इसमें से पूरी एनर्जी तो यही ले गया। अब इसके बाद Y के लिए बचा ही क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y सीधा निकाल दो, Q माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, इसी से निकाल दो, कितना बचा, 8 से 3 गया 5, 2.25 मेगा। सो यू कैन सी कि जो छोटा पार्टिकल है अल्फा, वो ज्यादातर एनर्जी लेके जा रहा है। जितना छोटा पार्टिकल निकलेगा ना न्यूक्लियस में से, उतनी ज्यादा एनर्जी लेकर वो जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। मोमेंटम कंजर्वेशन देखो ना, मोमेंटम कंजर्वेशन देखो, एम अल्फा बी अल्फा इज इक्वल्स टू एम वाई बी वाई। जिस तरफ का, अरे ये देखो ना, एम अल्फा वी अल्फा इज इक्वल्स टू एम वाई वी वाई। जिस तरफ का मास छोटा होगा उस तरफ की वेलोसिटी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी में v स्क्वायर आता है, वेलोसिटी का स्क्वायर आता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो आप समझ रहे हो डीके की मैक्सिमम एनर्जी कौन लेके चला जाता है, अल्फा, और थोड़ी सी बचती है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस थोड़ा सा रिबाउंड करके पीछे, रिकॉइल, गन रिकॉइल करती है, थोड़ा सा रिकॉइल करके पीछे आता है ना, रिकॉइल ऑफ डॉटर न्यूक्लियर। इसी सवाल में आपसे मैं स्पीड पूछूं तो शायद आप स्पीड बता सकते हो। काइनेटिक एनर्जी मिल गई, इसको हाफ mv स्क्वायर से क्विट कर देना, मास आपको पता ही है, निकाल लोगे, बहुत बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी पता चल गई, हाफ mv स्क्वायर से क्विट कर दो इसको, मास पता ही है। ये मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था कि ज्यादातर एनर्जी कौन लेके चला जाता है, अल्फा। 4.03 तो यही ले गया, बची कितनी, 0.25, मिटा लें। चलो यहां पे आपका अल्फा डीके खत्म होता है। अब हेडिंग लगाएं बीटा डीके। तो अभी तक जो बीटा डीके पढ़ रखा था जिंदगी में, आज उसके बहुत आगे जाएंगे। लिखें बीटा डीके। अब बीटा डीके हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, वैसे तो हम 3 प्रकार के पढ़ेंगे, बट 2 प्रकार के हम बोलते हैं। 2 प्रकार के बीटा डीके हमें पढ़ने हैं आज। बीटा माइनस डीके, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, और बीटा प्लस डीके, जिसमें पॉजिट्रॉन निकलने वाला है। क्या चीज, पॉजिट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 0 मानते हैं, बहुत छोटा मास होता है, उसको 0 माना जाता है। पॉजिट्रॉन का चार्ज +1,
पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटाई पार्टिकल है, एंटाई पार्टिकल है, एटम के अंदर नहीं पाया जाता। नहीं, ऐसा नहीं कि एटम के अंदर मिलता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में मिलता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बनाती हैं, सभी एटम के अंदर ये नहीं मिलता। पॉजिट्रॉन कंफर्मेशन है इस पार्टिकल का, मिल चुका है पॉजिट्रॉन। तो शुरू करते हैं बीटा माइनस डीके से। पहले बीटा माइनस डीके पढ़ते हैं, फिर बीटा प्लस पढ़ते हैं। बीटा माइनस डीके में कौन निकलने वाला है? इलेक्ट्रॉन, -1 0। इसी को हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं, इसी को चाहो तो बीटा पार्टिकल बोल दो। नीचे चार्ज लिखते हैं, चार्ज कितना है? -1। ऊपर मास लिखते हैं, सभी में ऐसा होता है। देखो अल्फा में भी आपने ये किया था, हीलियम, नीचे चार्ज +2, ऊपर मास 4। चार्ज ही तो है उसका, 2 प्रोटॉन, नीचे चार्ज ऊपर मास, नीचे चार्ज 2 प्रोटॉन ऊपर मास 4। तो यहां में भी नीचे चार्ज -1 ऊपर मास 0। कैसे होता है बीटा? बीटा डिके, बीटा क्या है तो समझ में आ गया ना, व्हाट इज बीटा माइनस? बीटा माइनस इज एन इलेक्ट्रॉन। कैसे होता है बीटा डिके आओ देखते हैं। मान लो कोई x एटम है, एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, इसमें से बीटा पार्टिकल निकला। अब बची डॉटर न्यूक्लियाई, अपने आप बता दो, चल अपने आप बताओ, यहां Z है तो यहां भी टोटल कितना आना चाहिए? Z। ये -1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? Z + 1। दोनों को जोड़ो, -1 + 1 कैंसिल, Z आ गया। ऊपर यहां A है, यहां 0, तो यहां पे भी A ही रह जाएगा। ठीक है, ये बीटा पार्टिकल है। बीटा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? -1। मास कितना होता है? 0। चाहो तो लिख लो बीटा पार्टिकल। अब यही सबने सब बच्चे पढ़ के आते हैं, मास कितना? 0, चार्ज कितना? -। यही सब मैं कह रहा हूँ, सब चीजें आप पढ़ के आओगे। इसकी स्पीड क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, ये सब बहस करने तो नहीं आए यहाँ फालतू की। यहाँ बढ़िया चीजें हम आपको पढ़ाने वाले हैं। हाँ अभी बना रहे हैं एंटी न्यूट्रिनो, रुको तो पहले। तो ये पेरेंट न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, ये बीटा पार्टिकल, बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ नहीं है। ये डॉटर न्यूक्लियर, हमने कहा ये जितना इधर उतना इधर, तो -1 तो Z + 1, ये जितना इधर उतना इधर 0 तो A। साथ में एक खूबसूरत सा पार्टिकल निकलकर बाहर आया, इसको बोला एंटी न्यूट्रिनो। थोड़ी देर बाद इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। एंटी न्यूट्रिनो, जहां होगा बीटा डीके वहां निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो। अभी याद कर लो, जहां होगा बीटा माइनस डीके वहां निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। लेट अस सी वन एग्जाम्पल। कार्बन 614 रेडियो एक्टिव कार्बन है भाई। कार्बन का स्टेबल आइसोटोप होता है 612 वाला, ये रेडियो एक्टिव है, बीटा इमिट करेगा। इसमें से निकला बीटा पार्टिकल, ये निकल गया बीटा। अब बचा क्या? यहाँ 6, यहाँ -1, तो यहाँ कितना लिखूं? 7। देखो ना एटॉमिक नंबर कितना बढ़ रहा है? 1। अल्फा में एटॉमिक नंबर 2 घट रहा था, बीटा में 1 बढ़ रहा है। अरे यार ये बैलेंस करना सीख लो, जितना नीचे इधर उतना इधर, तो -1 तो ये 7, 7 - 1 6, और ऊपर ये 14, ये 0, तो ये भी कितना होगा? 14। कौन है ये? नाइट्रोजन है, रेडियो एक्टिव कार्बन में से बीटा पार्टिकल। ये रेडियो एक्टिव कार्बन, नॉर्मल कार्बन नहीं है, C14 आइसोटोप है, कार्बन 14 आइसोटोप। इसमें से पूछो बीटा पार्टिकल निकला -1, तो ये कितना हो गया? 7, 7 - 1 6, 14 0 14, और साथ में निकलेगा V बार। ये क्या चीज है? एंटी न्यूट्रिनो। अब एक्चुअल में बीटा माइनस डीके क्या होता है ये जानना बड़ा जरूरी है। मतलब कहने का कि पिछला वाला डीके समझ में आता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, अल्फा। अरे समझो ना, अभी यही अटके हो, माइनस नोट कर लो इसको, बढ़िया चीजें लेके आओ, इसी में फंसे हो। नोट करो पहले इसको। क्या बताया? एटॉमिक नंबर 1 बढ़ेगा, मास नंबर सेम रहेगा, सिंबल -1 0, बैलेंस कर देना। ये -1 है 6, ये -1 है तो यहाँ 1 जोड़ दो, 7 - 1 6। देखो अल्फा इमिशन समझ में आता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है।
तो अल्फा क्या है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो न्यूक्लियाई में से निकल सकता है। रेडियो एक्टिविटी कहां से होती है? न्यूक्लियाई से। तो न्यूक्लियाई से प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल सकता है, पर न्यूक्लियाई में से इलेक्ट्रॉन कैसे निकला? सोचो, नहीं समझे। रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना। जितनी भी चीजें निकलती हैं अल्फा बीटा गामा, जितनी भी चीजें निकलती हैं अल्फा बीटा गामा सब न्यूक्लियस से निकलती हैं। तो अल्फा तो समझ में आता है भाई, अल्फा क्या है? किसी न्यूक्लियस में से क्या निकला? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो भाई न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते ही हैं, निकल सकते हैं। बीटा को कैसे जस्टिफाई करोगे? न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन निकल आया, ये क्या है? ये क्या है? एक्चुअली बीटा माइनस डीके is conversion of a neutron to a proton inside nucleus। ये हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। नोट कर लिया? दिखाएं? ये सब मिटा रहे हैं, ये नोट कर लिया है। बीटा पार्टिकल का एमिशन लिखना आ गया। हमेशा साथ में क्या निकालना है? एंटी न्यूट्रिनो। अभी बताएंगे एंटी न्यूट्रिनो, पहले ये सब समझो। एंटी न्यूट्रिनो निकालते हैं एनर्जी और स्पिन मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए, अभी सिखाते हैं वो भी। पहले इतना नोट करो। मिटा रहे? ओके। तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि जो ये बीटा डीके है या बीटा माइनस डीके जिसको बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। एक्चुअली इन बीटा माइनस डीके a neutron converts into a proton inside न्यूक्लियस। अंदर अंदर ये खेल चल रहा है। एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? यहां चार्ज लिखते हैं 0। न्यूट्रॉन पे मास कितना होता है? 1 mu। तो चेंज हो जाता है एक प्रोटॉन पे। प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है? +1। मास कितना होता है? 1। अब मैंने कहा था ना दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। ये हो क्या रहा है भाई साहब? जरा समझो, जरा समझो। ये रही स्टेबिलिटी बेल्ट, जो भी है ऐसी कुछ स्टेबिलिटी बेल्ट है। कुछ न्यूक्लियाई का न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इस बेल्ट के ऊपर है, वो स्टेबल नहीं है। उनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है। देखो इस लाइन पे जिनकी न्यूक्लियाई आई वो तो स्टेबल है, उनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बढ़िया है। बट कुछ न्यूक्लियाई हैं जो इस लाइन के ऊपर है, उनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बढ़ा हुआ है। उसको कम करना है उन्हें। कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो गया, हार्ट अटैक आ सकता है, कम करना है, स्टेबिलिटी चाहिए। तो इन न्यूक्लियाई को न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो घटाना है। इन वाले को क्या करना था? इनको न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बढ़ाना था इन वाले को, क्योंकि ये नीचे थे। नीचे थे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बढ़ा, ऊपर है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो घटाना है। उनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो ऐसी न्यूक्लियाई क्या करती हैं? अपने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर लेती है। अंदर ही अंदर न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट। अरे यार मेरे पास न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए, हमें लाइन पे जाना है, क्या करें? कुछ न्यूट्रॉन को प्रोटॉन बनाते हैं। न्यूट्रॉन को प्रोटॉन। दिक्कत क्या है? दिक्कत है चार्ज नहीं बैलेंस हुआ। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, प्रोटॉन में +1। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए यहां पे सडनली प्रकट होगा एक -1। 0 है तो +1 -1, और मास ऊपर 1 हो चुका है तो ये 0। ये कौन सा पार्टिकल है? ये इलेक्ट्रॉन ही तो था। आगे बात समझ में? फिर से कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इस लाइन के ऊपर है, बहुत आसान सी बात। उनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, लाइन के इस तरफ है।
तो अपने न्यूट्रॉन्स को कम करने के लिए उन्होंने न्यूट्रॉन से बना लिया प्रोटॉन, अंदर अंदर खेल खेल लिया। दिक्कत क्या है, चार्ज नहीं बैलेंस हो रहा। ये न्यूट्रल पार्टिकल आपने यहाँ पे +1 चार्ज जनरेट कर लिया, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, -1, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे चार्ज 0 तो इस तरफ भी चार्ज 0, यहाँ पे मास 1, यहाँ पे मास 1, तो यहाँ पे 0 कर लो, बैलेंस हो गया, तो मतलब 1 है, ये भी 1। ये पार्टिकल है कौन, इलेक्ट्रॉन, और साथ में निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। ये भी अभी बताते हैं। ये क्या निकला, बीटा पार्टिकल। बोलो समझ में कहा। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो घटता है बीटा माइनस डी के में। ये तो क्लियर हो गया कि ये वाले जो न्यूक्लियाई होते हैं ये क्या करते हैं, बीटा माइनस डी के, ऊपर वाले, नीचे वाले अल्फा या बीटा प्लस करते हैं। तो अंदर अंदर ये चल रहा है और बार बार आपको ये दिख रहा है कि x, बार बार आपको ये दिखाई पड़ रहा है x z a gives a beta particle and becomes y z +1 a plus anti-neutrino। ये आपको बार बार दिखा, पर अंदर ही अंदर क्या हुआ, इसमें से एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गया, सॉरी इसमें से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन गया, अंदर अंदर ये खेल हो गया, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन गया, तो Z+1 हो गया। और A में तो Z भी काउंट होता है ना, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में चेंज हो, A को क्या फर्क पड़ता है, A को क्या फर्क पड़ता है, मान लो 10 न्यूट्रॉन 10 प्रोटॉन है तो A तो 20 आ रहा है, अब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाए तब भी तो A 20 ही आएगा, एक 9 एक 11, पर ये चेंज हो गया, फील आया, अंदर ही अंदर एक न्यूट्रॉन क्या बन गया, प्रोटॉन, तो A पे तो फर्क नहीं पड़ा, A तो दोनों का सम है, Z चेंज हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं एंटी न्यूट्रिनो की। एक्चुअल में क्या है बीटा डी के, समझ में आया, अ न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स टू प्रोटॉन। ये इसलिए बता रहा हूं कि कहां से आया इलेक्ट्रॉन यार, न्यूक्लियाई के अंदर इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो कैसे बीटा निकल गया। ये इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है इस समय पे, दिस इलेक्ट्रॉन इज जनरेटेड, दिस इलेक्ट्रॉन इज जनरेटेड एट दिस मोमेंट, प्रकट हो गया ये अचानक से, इसका क्रिएशन हुआ है। कैसे, जैसे आप बोहर एटॉमिक मॉडल में वो पढ़ते थे एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कि इलेक्ट्रॉन जब हायर शेल से लोअर शेल पे आता था, याद है, इलेक्ट्रॉन जब हायर शेल से लोअर शेल पे आता था तो फोटोन इमिट होता था, रेडिएशन निकलती थी कि इलेक्ट्रॉन कूद के आता था, एनर्जी छोड़ता था, तो फोटोन क्रिएट होता था। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ है। अब फील आया, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल से, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता था, बीच से एक फोटोन ऐसे चमकता हुआ निकलता था, याद आया, वैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी चमकता हुआ बाहर आया। ये इलेक्ट्रॉन कहां पे जनरेट हुआ है, न्यूक्लियस, एट दिस मोमेंट इनसाइड न्यूक्लियस। ये बैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है बीटा पार्टिकल, ये न्यूक्लियस के अंदर बने हैं जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है। अंदर अंदर खेल हो गया, कोई एटम था उसके पास मान लो 50 न्यूट्रॉन थे, 30 प्रोटॉन थे, इसमें से एक न्यूट्रॉन इस तरफ चला गया, अब क्या बचा, 49 न्यूट्रॉन 31 प्रोटॉन। ए की वैल्यू अभी भी सेम है, ए स्टार्टिंग में 80, ए बाद में भी 80, Z चेंज हो गया, Z शुरुआत में था 30, अब Z हो गया 30। अब समझ में आया, ये हो रहा खेल। अब बात करते हैं एंटी न्यूट्रिनो की, क्यों है, क्यों आया एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो वाज सजेस्टेड बाय पॉली, आपने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ रखा है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन स्पिन की बात की थी, याद है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यही खेल यहां पे भी। इन्होंने क्या बोला कि इसका जरूरी था निकलना, एंटी न्यूट्रिनो इज इमिटेड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन एंड स्पिन मोमेंटम या स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन। 2 चीज के लिए इसका निकलना जरूरी है एंटी न्यूट्रिनो का, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन, एक स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन। इतना नोट करो, समझाएं, डिटेल में समझाते हैं, इतना नोट करो पहले।
फिर बताते हैं डिटेल में, नोट कर लो। तो ये क्या बात हो रही है, धीमे धीमे सिंक करेगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आए हम कि एंटी न्यूट्रिनो क्यों निकाला। ये तो हम समझ गए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, उससे बीटा पार्टिकल अंदर अंदर बनता है। क्यों होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन ज्यादा थे। बट ये क्यों निकाला साथ में, फॉर एनर्जी कंजर्वेशन एंड स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन। आओ जरा समझो, फॉर एनर्जी कंजर्वेशन एंड स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो क्या हुआ, मान लो ये अपना x, इसमें से निकला छोटा सा इलेक्ट्रॉन यानी बीटा, और निकला डॉटर न्यूक्लियाई y, और निकला एंटी न्यूक्लियो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, इस रिएक्शन में डेफिनेटली एनर्जी भी निकलेगी Q। क्या इस रिएक्शन का आप Q बता सकते हैं, हमें इसका Q बता सकते हैं। इस रिएक्शन का Q क्या हो जाएगा, मास ऑफ X माइनस मास ऑफ बीटा प्लस मास ऑफ Y। बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास लेते हैं, चलते हुए का नहीं लेते, रेस्ट मास, Me होल इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको किसमें रखें आप, AM में रखें, हम ये रिक्वेस्ट करें। ठीक है, हमें ये बताओ कि इसमें से ज्यादा एनर्जी किसको मिलेगी, बीटा को मिलेगी कि Y। अभी एंटी न्यूट्रिनो भूल जाओ, एंटी न्यूट्रिनो नहीं है तो रीजन बता रहे ना एंटी न्यूट्रिनो क्यों आया। तो एंटी न्यूट्रिनो नहीं होता तो क्या दिक्कत थी, यहां से शुरू कर। क्यों एंटी न्यूट्रिनो का डिस्कवरी कह लो या इन्वेंशन भी कह सकते हो, क्योंकि ये एक इमेजिनरी टाइप का ही पार्टिकल है ना। क्यों आया ये समझते हैं। तो ये एनर्जी निकली, मुझे बताओ इसमें से ज्यादातर एनर्जी बीटा को मिलेगी कि वाई को मिलेगी, डॉटर न्यूक्लियाई को। मेरे ख्याल से बीटा को। मैंने बताया जितना छोटा पार्टिकल उतनी ज्यादा एनर्जी ले जाएगा, और इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा पार्टिकल है यार। किसी चीज में से अगर इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो मेरे ख्याल से उस चीज पे कोई फर्क कहां पड़ेगा, छोटा सा पार्टिकल है, चला जाएगा कुछ से, कहां फर्क पड़ेगा यार। मान लो अपने पास वो चलाने वाली गन जो होती थी, जो बचपन खेलते थे, इसमें छोटी वो येलो वाली बॉल होती थी प्लास्टिक वाली, इसको चलाओ बंदूक कहां हिलेगी, कोई बहुत छोटी सी चीज निकलेगी तो वाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हम ये मानेंगे, सिंस इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल, इट टेक्स नियरली ऑल द एनर्जी। ठीक है, यानी ये जो Q है ये करीब करीब इक्वल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल की। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, Q की वैल्यू हर न्यूक्लियाई के लिए सेम होगी कि अलग, फॉर अ गिवन एलिमेंट, फॉर अ गिवन एलिमेंट। अगर एलिमेंट गिवन है, एक ही तरह की न्यूक्लियाइज हैं, तो सबका मास सेम होगा, Y का मास सेम, एक ही तरह के न्यूक्लियाई। मान लो सिर्फ हमने एक्सपेरिमेंट कार्बन पे किया है, सब कार्बन की न्यूक्लियाई है, C14 की सारी न्यूक्लियाई, ये C14 याद कर लो और ये सोच लो नाइट्रोजन है। ठीक है, तो सारी न्यूक्लियाई कार्बन की है, तो मेरे ख्याल से सबका मास सेम, Y सब नाइट्रोजन सबका मास सेम, इलेक्ट्रॉन का मास सेम। मेरे ख्याल से Q हर बार सेम आएगा, हर इमिशन का Q सेम होगा, हर इमिशन का Q सेम, तो हर इमिशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल सेम होगा। एक्सपेरिमेंटली it was observed that all beta particles do not have same kinetic energy। बढ़िया, आपको डिटेल में मैंने समझाया। जब एक ग्राफ बनाया गया नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का, तो वो कांस्टेंट ग्राफ नहीं बना, वो ग्राफ कुछ ऐसा बना। कुछ बीटा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, कुछ बीटा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, कुछ बीटा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी थी। यानी सारे बीटा पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी से नहीं निकल रहे,
जबकि अल्फा पार्टिकल सारे सेम काइनेटिक एनर्जी से निकलते हैं। याद करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला बताओ, Q my अपॉन m अल्फा प्लस m y। अब अगर सेम तरह की न्यूक्लियाई हैं तो my तो सेम होगा, डॉटेड न्यूक्लियाई सब सेम बनेगी, थोरियम सबके लिए सेम ही होगा, थोरियम हो या कोई भी हो, हायर न्यूक्लियाई कोई भी हो सकती है। Q हर बार सेम आएगा, अगेन ये सब चीजें सेम होंगी, m अल्फा सेम होगा। तो अल्फा पार्टिकल जब निकलते हैं, ऑल अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ सिमिलर काइंड ऑफ न्यूक्लियाई हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। लिख लो, यहां पे कोई चीज चेंज नहीं। ऑल अल्फा पार्टिकल emitted from same kind of nuclei have equal energy, but बीटा में ऐसा नहीं हो रहा। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि बीटा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, एक बीटा कम काइनेटिक एनर्जी निकला, एक ज्यादा। अब रीजन नहीं समझ में आ रहा यार। हमने कहा ये जो एनर्जी निकल रही है इसका 99% तो बीटा को ही मिलना है ना यार। अरे है कि नहीं है, हर बार बीटा को ही मिलेगा, ये छोटा पार्टिकल है। जब अल्फा ले जा रहा था सारी एनर्जी तो बीटा तो ले ही जाएगा, तो हमने कहा क्यू पूरी बीटा को मिल जानी चाहिए। आपने बोला ठीक, हमने बोला क्यू क्या हर न्यूक्लियाई के लिए सेम होगा? आपने बोला हाँ, क्यों भाई, हर न्यूक्लियाई के लिए मास सेम। अभी डिफरेंट तरह की न्यूक्लियाई लेके नहीं आ रहे हैं कि कार्बन से एक्सपेरिमेंट किया फिर चले गए हम ट्रीटियम लेके आ गए या कोई और न्यूक्लियाई, अभी नहीं, अभी सेम तरह की प्लूटोनियम ले आया, कुछ नहीं, अभी सेम न्यूक्लियाई है। ये सब सेम, क्यू सेम तो हर बार काइनेटिक एनर्जी सेम, पर सेम नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं थी, यानी कुछ एनर्जी बीटा लेके जाता था क्योंकि कुछ कोई और, वाई पे तो देखा गया वाई टेक्स नो एनर्जी, देखा गया वाई टेक्स नियरली जीरो काइनेटिक एनर्जी, ये देख लिया गया एक्सपेरिमेंट। तो जा कहां रही है एनर्जी? क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम? मान लो सपोज कर लो क्यों हमने कैलकुलेट किया, मान लो सपोज कर लो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने कहा बीटा तेरे पास कितनी एनर्जी? बीटा ने बोला मेरे पास एनर्जी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे भैया कहां गई 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट? वाई से पूछा तुम्हारे पास कितनी, इसने कहा मेरे पास 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी भी 1.9 मेगा वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गायब थी। अगली बार बीटा से बोला बीटा तेरे पास कितनी एनर्जी? बीटा बोला मेरे पास 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरिएबल एनर्जी से बीटा पार्टिकल निकलता है, यही तो इंपॉर्टेंट है। ऑल अल्फा पार्टिकल फ्रॉम सिमिलर काइंड ऑफ न्यूक्लियाई आर इमिटेड विद इक्वल एनर्जी, बट ऑल बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम सिमिलर काइंड ऑफ न्यूक्लियाई आर इमिटेड विद डिफरेंट एनर्जीज। अरे साइंटिस्ट का दिमाग खराब हो गया, ये कैसे हो सकता है? सब तो सही कर रहे हैं हम, इस रिएक्शन की हमने क्यू निकाल ली, मास डिफेक्ट डिस्कवर हो चुका है, इतने बड़े बड़े फिनोमेना, क्यू भी हमने सही निकाला, डेल्टा एम इनटू आर, भैया बहुत सही, सारी एनर्जी करीब करीब बीटा को मिल रही है, बहुत सही, उसको भी कैलकुलेट कर लिया, चलो फिर भी सही, फिर भी कुछ एनर्जी गायब है। और कभी कभी ऐसा नहीं, कभी कभी बीटा पार्टिकल हमको मिल गया 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर हर बार नहीं, हर बार अलग अलग एनर्जी से निकल रहा है। तो ये बची हुई एनर्जी जिस पार्टिकल के पास जा रही उसके बारे में 2-3 बातें हैं, एक नहीं 2-3। पहली तो कि वो पार्टिकल भी वेरिएबल एनर्जी लेता है। सोचो ना, बीटा ने जब 4 ली तो उस पार्टिकल ने करीब करीब ए ली, बीटा ने जब 3 ली तो उस पार्टिकल ने करीब करीब 2। एग्जाम्पल है, रट मत चले जाना। मान लो अगर ये 5 आता है क्यू, बीटा ने जब 4 ली तो उस पार्टिकल ने 1 ली, बीटा ने 3 ली उस पार्टिकल ने 2, बीटा ने 4.8 उस पार्टिकल ने 0.1, क्योंकि 0.1 वो भी ले रहा है, या 0.2 जो समझ लो। दूसरी बात, वो पार्टिकल भी इनविजिबल है वरना दिख जाता है, वो पार्टिकल चार्जलेस है वरना अब तक डिस्कवर कर लिया गया होता, वो पार्टिकल मासलेस है वरना इस इक्वेशन में वो आ जाता। ये एक नया पार्टिकल इजाद हुआ, एंटी न्यूट्रिनो। सो एंटी न्यूट्रिनो केम इनटू पिक्चर। कहोगे भैया सर न्यूट्रिनो कहां है? न्यूट्रिनो आता है बीटा प्लस डिके में। केम इनटू पिक्चर, अरे पिक्चर भी बाकी है। इट कैन टेक वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी या वेरिएबल एनर्जी। अब इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, Q इज नियरली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो को। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाओगे तो इसका जस्ट अपोजिट बन जाएगा, नंबर ऑफ V बार वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा? जब इसकी एनर्जी मिनिमम होगी तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम, जब इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी तो उसकी एनर्जी मिनिमम, जब इसकी एनर्जी एवरेज हुई तो उसकी एनर्जी भी कुछ एवरेज, ऐसा कुछ।
भाई दोनों को जोड़ के क्यू के बराबर होना है ना। जब बीटा की एनर्जी सबसे मिनिमम है, जो बीटा पार्टिकल का उसकी एनर्जी सबसे मिनिमम है, उस टाइम सारी एनर्जी एंटाई न्यूट्रिनो ले गया। जब बीटा की एनर्जी मैक्सिमम हुई तो एंटाई न्यूट्रिनो की एनर्जी मिनिमम। मतलब ऐसा पार्टिकल है जो वेरिएबल एनर्जी एक्सेप्ट कर सकता है, इनविजिबल है, चार्जलेस है, मासलेस है, ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, कैन पेनिट्रेट थ्रू एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, कैन पेनिट्रेट थ्रू योर बॉडी व्हेन यू लीवर किडनी। बट सबसे अच्छी प्रॉपर्टी थी कि वेरिएबल एनर्जी ले सकता है। बनाया गया है ये सब कहानी है लीपा पोती, बचाने के लिए अंदर की कहानी। पता ही नहीं चल रहा था ये क्या है। अल्फा बड़ा आसान था, अल्फा की काइनेटिक एनर्जी निकाली फॉर्मूले से, मजा आया ना आज। अल्फा की काइनेटिक एनर्जी निकाली क्यू एम वाई एम अल्फा प्लस एम वाई, तो सभी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम आ रही जो सिमिलर न्यूक्लियाई से आ रही। अब डेफिनेटली एम वाई चेंज हो जाएगा तो कहानी का क्यू भी चेंज हो जाएगा। बट अगर यूरेनियम से ही निकल रहा है, पर्टिकुलर टाइप के यूरेनियम से, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम, 1 2 3 4 5। यहाँ ये नहीं, यहाँ रख के गए कार्बन एक बीटा आराम से, एक तेजी से, एक और तेजी से, एक धीमे, रेंज ऑफ वेलोसिटी लेके आएंगे बीटा पार्टिकल। क्लिक किया और यही रेंज ऑफ वेलोसिटी ने मजबूर कर दिया सोचने पे कि बची हुई एनर्जी कहां जा रही। तब यहाँ पे जन्म होगा एंटाई न्यूट्रिनो का, विच कैन एक्सेप्ट वेरिएबल एनर्जी। नोट कर लें, वो सब नहीं लिखना, वैल्यूज पता चल छाप लिया। मिटा रहे? ओके। दूसरी बात क्या थी? एक तो एनर्जी था, एक और हमने चीज बताई थी, क्या? स्पिन मोमेंटम। एंटाई न्यूट्रिनो का 2 काम है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड स्पिन मोमेंटम। एंटाई न्यूट्रिनो का 2 काम है, स्पिन मोमेंटम, एंटाई न्यूट्रिनो कंजर्व्स एनर्जी एंड स्पिन मोमेंटम। जरा ये भी समझिए कि हम बहुत अच्छे से नहीं समझा पाएंगे, आपके सिलेबस से काफी बाहर जाना पड़ जाएगा, आराम से समझ लो। एक्चुअल में बीटा डीके है क्या? एक्चुअल बीटा डीके है न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का बनना। न्यूट्रॉन का चार्ज 0, मास 1, प्रोटॉन का मास चार्ज 1, मास 1। डेफिनेटली यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ -1 लगाना पड़ेगा। 1 1 हो गया तो ये 0, यहाँ पे बात क्या थी कि अगर एंटाई न्यूट्रिनो हम नहीं निकालते, एक्चुअल में तो यही है ना बीटा एमिशन, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, अगर नहीं निकालते तो जो स्पिन होता है बच्चों, वो न्यूट्रॉन का होता है हाफ, प्रोटॉन का होता है हाफ, और बीटा का भी होता है हाफ। यार स्पिन बैलेंस नहीं हुआ, इधर हाफ है उधर हाफ हाफ, 1 हो गया। सो एंटाई न्यूट्रिनो केम इनटू पिक्चर विद स्पिन -हाफ या +हाफ भी हो सकता है, अगर ये माइनस हो, डिपेंड करता है बैलेंस करने के लिए स्पिन को। एक हाफ स्पिन से 2 हाफ स्पिन नहीं निकल सकते, अभी के लिए इतना पकड़ लो, पॉसिबल नहीं है। अगर ये -हाफ हो तो भी तो 2 हाफ स्पिन नहीं निकल सकते, एक -हाफ +हाफ तब भी नहीं बनेगा, 0। इन शॉर्ट आप ये बोलोगे, अभी मैं बैलेंस के लिए मैं कुछ भी बना सकता हूँ। देखो एक कहानी ये बन सकती है, दूसरी कहानी कि मान लो न्यूट्रॉन का स्पिन -हाफ है और प्रोटॉन का स्पिन जो निकला है मान लो ये भी -हाफ, ये मान लो -हाफ। अब क्या बैलेंस हो पा रहा है? ये -हाफ हो, ये कितना हो गया? -1। तो यहाँ पे एक एंटाई न्यूट्रिनो आ जाएगा विथ +1/2 कैंसिल। फिक्स नहीं है किसका हाफ, +हाफ हो माइनस, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। एक और इक्वेशन बनाते हैं, न्यूट्रॉन का मान लो हाफ, प्रोटॉन का कुछ भी लिख लो, प्रोटॉन का भी हाफ और इलेक्ट्रॉन का मान लो -हाफ। हाँ इस केस में बैलेंस हो गया, इस पर्टिकुलर केस में, बट हर केस में बैलेंस, सारे प्रोबेबिलिटी में बैलेंस हो, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? जैसे मान लो ये -हाफ और ये -हाफ हो गया, मान लो ये माइनस हो गया, अब बताओ, अब फिर बैलेंस नहीं हुआ, ये एक्स्ट्रा आ गया तो ये -हाफ। सो एंटाई, एक आप नोट कर लो, बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, स्पिन मोमेंटम में हम घुसेंगे नहीं इतना डिटेल में। तो ये आप देख लो यार, आसान है। एंटाई न्यूट्रिनो का काम था स्पिन मोमेंटम को बैलेंस करना एंड एनर्जी को बैलेंस करना, इट कैन एक्सेप्ट वेरिएबल एनर्जी। एंटाई न्यूट्रिनो के बारे में कुछ बातें, एंटाई न्यूट्रिनो के बारे में कुछ बातें। एंटाई न्यूट्रिनो का मास अगर हम बात करें तो इसका मास 0 माना जाता है, रेस्ट मास जिसको बोलते हैं। चलते वक्त तो मास होगा, लाइट जैसा चीज है ये, लाइट जैसा। इसकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट मानी गई है, c, स्पीड ऑफ लाइट। इसका चार्ज अगर बोला जाए तो चार्ज 0 है, चार्जलेस पार्टिकल है। विजिबिलिटी इसकी है नहीं, ये एक इनविजिबल पार्टिकल है।
पेनिट्रेटिंग पावर इसकी वेरी हाई है, वेरी वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। ये लाइट ईयर्स ऑफ सिल्वर से पास कर सकता है। व्हाट? लाइट ईयर्स ऑफ सिल्वर। जितना बड़ा सिल्वर, जितना थिक सिल्वर बिछा सकते हो बिछा लो, जितना थिक एल्यूमिनियम बिछाना बिछा लो, जितना थिक आयरन बिछाना बिछा लो, ये लिटरली किसी भी चीज से पास कर सकता है। वेरी वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। ये एंटी न्यूट्रिनो, और न्यूट्रिनो की भी सेम प्रॉपर्टीज है। इसका स्पिन भी आप लिख सकते हो, स्पिन इज प्लस माइनस हाफ, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, प्लस माइनस। ये सेम प्रॉपर्टीज न्यूट्रिनो की होती है। इसका एंटी पार्टिकल ये बीटा प्लस डीके में आएगा न्यूट्रिनो। क्लियर है? बीटा माइनस डीके में इतनी ही बात थी। बीटा माइनस डीके कौन करता है? जिनके पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ज्यादा होते हैं। क्या निकलता है? एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, साथ में क्या निकलता है? एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। अंदर अंदर क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। एंटी न्यूट्रिनो क्यों आ रहा है? बोर्ड के लिए तो ये लाइन रखो, याद रखो, कंजर्व एनर्जी एंड स्पिन मोमेंट। मजा आया कहानी में? मिटाए? ओके, लेट्स गो टू बीटा प्लस डीके नाउ। Let's go to beta plus decay. बीटा प्लस डीके में क्या होगा? एक पार्टिकल निकलेगा विच इज पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज +1, मास 0। ऐसा भी लिखा हो सकता है एग्जाम में, बीटा +1 0। ठीक, ये भी सही है, ऐसा लिख दे, बीटा +1 0। ये पॉजिट्रॉन। इसके मास की बात करो तो इसका भी मास 0, और इसके चार्ज की बात करो तो इसका चार्ज +। ठीक है, इसका इमेजन देख लिया जाए कैसे होगा। x z a गिव्स पॉजिट्रॉन यानी प्लस बीटा डीके। क्या बचेगा? डॉटर न्यूक्लियर y। ये z है, ये 1 है, ये कितना होगा? z -1। ये a, ये 0, तो ये आसान है बैलेंस करना। एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाएगा, प्लस यहां पे निकलेगा ये है न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो। याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो, एंटी पार्टिकल। उल्टा उल्टा कर लो, इलेक्ट्रॉन आसान, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन टफ, उसके साथ न्यूट्रिनो। एंटी पार्टिकल के साथ पार्टिकल, पार्टिकल के साथ एंटी। इलेक्ट्रॉन सुना हुआ है, एंटी न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन नहीं सुना, न्यूट्रिनो। और साथ में डेफिनेटली निकलेगी ढेर सारी एनर्जी। अब न्यूट्रिनो क्यों निकलता है आप समझ ही गए होंगे, टू कंजर्व एनर्जी एंड स्पिन मोमेंटम। एग्जांपल देगा? नहीं समझ रहे हो? वही कहानी होगी यहाँ पे फिर से। क्या कि जो एनर्जी निकल रही है वो पॉजिट्रॉन को मिल रही है, पर सारे पॉजिट्रॉन सेम एनर्जी से नहीं जा रहे। पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है, तो बची हुई एनर्जी कहाँ आ गई? वो न्यूट्रिनो लेके गया। स्पिन मोमेंटम के साथ भी सेम कहानी। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन है, रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन 712। ये रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन है। नॉर्मल नाइट्रोजन जो होता है, ऑर्डिनरी आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव नहीं होता, स्टेबल, वो 14 होता है यहाँ पे। ये रेडियो एक्टिव है, तो इसमें से निकला है पॉजिट्रॉन। अब ये +1 है बच्चों, ये 7 है, ये +1 हो गया, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 6 एक साथ, ऊपर 12, ये 0, तो ये 12। पहचान लो, कार्बन प्लस न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। एनर्जी चाहो लिखो, चाहो ना लिखो, तुम्हारी मर्जी। क्लियर? क्लियर? इसे बैलेंस करना आ गया। इसमें एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, मास नंबर सेम रहेगा। यहां भी वही सवाल है कि रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना। न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, तो न्यूक्लियस से प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो निकल सकते हैं, पर न्यूक्लियस से ये कैसे निकला? पॉजिट्रॉन। सो एक्चुअली बीटा प्लस डीके इज कन्वर्जन ऑफ a proton into a neutron inside nucleus। अभी घुमा देंगे इसमें भी हम, टेंशन मत लो, बड़ा आसान है सर। बीटा माइनस में क्या होता है? न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बना था। बीटा प्लस में क्या होगा? प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनेगा। और बनाओ,
एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हुआ। क्यों हुआ उसका रीजन तो बड़ा साफ है। ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये स्टेबिलिटी बेल्ट अपनी, ठीक है, जैसी भी टेढ़ी बड़ी बना दी मैंने। ये जो न्यूक्लियाई है नीचे वाले जो अल्फा इमिट करते हैं वही बीटा प्लस भी करते हैं। इनके पास देखो प्रोटॉन जाता है, तो ये क्या चाहेंगे, अपने न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो को कम करना चाहेंगे। इनके पास प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे। नहीं समझे? जो इस तरफ है, लाइन के जो इस तरफ है, उनके पास प्रोटॉन ज्यादा है तो ये कौन सा डीके करते हैं, बीटा प्लस, अपने प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज कर। भाई जो ऊपर थे उनमें न्यूट्रॉन ज्यादा था, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में चेंज किया। जो नीचे उनमें प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज किया। इनसाइड न्यूक्लियस प्रोटॉन पे चार्ज +1 मास 1, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 मास 1, चार्ज नहीं बैलेंस हुआ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो एक पार्टिकल और निकलेगा जिसका चार्ज होगा +1, जिसका मास होगा 0। ये क्या है, एंटाई पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। क्लियर हुआ? व्हाट इज बीटा माइनस डीके? व्हाट इज बीटा माइनस डीके? ये याद रखो, याद रहेगा। ये है बीटा माइनस, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनना, बीटा प्लस प्रोटॉन से न्यूट्रॉन। बीटा माइनस जिसके पास न्यूट्रॉन ज्यादा है तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, बीटा प्लस जिसके पास प्रोटॉन, इधर वाले बीटा प्लस, बीटा प्लस, इधर वाले अल्फा भी करते हैं। तो हम क्या बता रहे हैं कि एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन का चार्ज 1 मास 1, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 मास 1। तो भैया चार्ज बैलेंस नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक +1 चार्ज वाला और 0 मास वाला पार्टिकल, ऐसा कौन सा पार्टिकल है? 0 मास वाला पार्टिकल कौन है रे? इलेक्ट्रॉन, पर चार्ज +1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो -1, तो ये एंटाई पार्टिकल होगा इलेक्ट्रॉन का, पॉजिट्रॉन। क्या ये पॉजिट्रॉन पहले से कहीं था? नहीं, ये पॉजिट्रॉन क्रिएट हुआ है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। ये पॉजिट्रॉन जनरेट हुआ है ड्यूरिंग दिस कन्वर्शन। साथ में बैलेंस करने के लिए बना न्यूट्रिनो। क्या बैलेंस करने के लिए? स्पिन, हाफ हाफ हाफ, तो हाफ न्यूट्रिनो। क्लियर है? पॉजिट्रॉन इज जनरेटेड इनसाइड न्यूक्लियस। यार अब इससे ज्यादा इसमें कुछ बचा नहीं बताने को। क्यों बनता है न्यूट्रिनो, ये आप समझ ही गए हो, एनर्जी कंजर्व करने के लिए, क्योंकि जो पॉजिट्रॉन निकलते थे सारे वो सेम एनर्जी से नहीं है। एक पॉजिट्रॉन की एनर्जी कम है, एक पॉजिट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी कहाँ चली गई? क्योंकि ये तो एनर्जी लेगा नहीं, तो डेफिनेटली न्यूट्रिनो लेंगे, वेरिएबल एनर्जी। स्पिन बैलेंस ये हाफ हाफ हाफ, तो ये -हाफ। क्लियर? एक बड़ी खतरनाक चीज हो रही है यहाँ पे जो आप फील नहीं कर पा रहे, दिखाते हैं आपको। मिटा रहे, आइए आपको फील कराते हैं, नोट कर लो। मिटा रहे, जरा बीटा माइनस और बीटा प्लस की इक्वेशन लिखो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाली, खुद से। बीटा माइनस और बीटा प्लस की इक्वेशन न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाली ट्राई करो। बीटा माइनस ऊपर वाले दे रहे हैं जो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, ट्राई करो जरा, मजा आएगा। बीटा माइनस न्यूट्रॉन से बनेगा प्रोटॉन, बीटा प्लस प्रोटॉन से बनेगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 मास 1, प्रोटॉन का चार्ज 1 मास 1। यहाँ पे निकलना चाहिए ये 0 ये 1, -1 ये 1 1 0, ये बन गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 मास 1, साथ में निकलेगा 1 0, तो 1 यहाँ 0, ठीक है। ये हो गया पॉजिट्रॉन, इसके साथ न्यूट्रिनो। यहाँ तक तो आसान है। ये आपका बीटा माइनस यानी इलेक्ट्रॉन, ये बीटा प्लस पॉजिट्रॉन। बीटा माइनस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन कन्वर्ट हो, बीटा। याद नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, नोट करो। इंपॉर्टेंट क्या बता रहे हैं, जरा इस रिएक्शन का क्यू निकालते हैं। दैट विल बी मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मास है। इस रिएक्शन का क्यू देखो, मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
मल्टीप्लाइड बाई 931.5 मेगा है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.6, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.626 मान लो, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.649। ठीक है, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो यहां पे ये बात तो अच्छी लग रही है कि न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, कंपेरेबल ही नहीं है, नॉट एट ऑल कंपेरेबल, यहाँ उनकी बात नहीं है। तो यहाँ तो ठीक है, ये मास ज्यादा है, ये मास कम है, तो Q की वैल्यू पॉजिटिव आई है। यहाँ परेशानी है, मास डिफेक्ट है ही नहीं। देखो ना, यहां से यहां जाने पे मास बढ़ रहा है। बीटा प्लस में जब आप इस तरफ जा रहे हो तो मास इंक्रीज कर रहा है। मास ऑफ प्रोटॉन कम है और ये मास ज्यादा है, Q इज नेगेटिव, यानी ये स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। पॉजिटिव नेगेटिव जो समझ लो, यानी यहाँ पे एनर्जी रिलीज है, वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब है, समझ लो। नेगेटिव पॉजिटिव पे नहीं आते, वरना तुम केमिस्ट्री पकड़ लोगे। और यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। भैया मास इंक्रीज कर रहा है, एनर्जी कहां से मिलेगी? यहाँ तो मास डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। जो मास गायब होगा, जो मास, देखो ना, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन का मास थोड़ा कम हुआ, तो जो मास गायब हुआ दैट विल बिकम एनर्जी। पर यहां तो मास बढ़ रहा है, कैसे होगा ये? तो इसमें क्या होता है बीटा प्लस डीके में, क्योंकि दिख रहा है ये नॉन स्पॉन्टेनियस, एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन बीटा प्लस डीके। लिखो, इन बीटा प्लस डीके एनर्जी is obtained from binding energy of nucleus। अब मुझे बताओ दोनों में से ज्यादा स्पॉन्टेनियस कौन है? ये की है, खुद से बता दो। जिसमें एनर्जी रिलीज होती है भैया वो स्पॉन्टेनियस होता है। जिस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है फिजिक्स में उसको स्पॉन्टेनियस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस माना गया है। दिस इज एक्सोथर्मिक, हीट इज रिलीज्ड, and this is endothermic। मास कम पड़ जा रहा है। देखो बोलने को बड़ा आसान होता है कि बीटा माइनस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनता है, बीटा प्लस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पर ये कोई नहीं देखता कि यहाँ मसला खराब है भैया, मास डिफेक्ट इसका नेगेटिव है, मास इंक्रीज कर रहा है। तो ये एनर्जी कहां से मिलती है? न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी से। अरे न्यूक्लियस एक पैक्ड स्ट्रक्चर है ना, तो उसके पास एक बाइंडिंग एनर्जी होती है। ये अगले लेक्चर में आएगा, अभी रेडियो एक्टिविटी खत्म होने के बाद। न्यूक्लियस समझ लो, न्यूक्लियस के पास एक एनर्जी है, एक रखी हुई एनर्जी है, स्टोर हाउस में रखा हुआ है खाना, वहां से एनर्जी चुरा के ये काम होता है। इट इज नॉट दैट स्पॉन्टेनियस एज दिस। इसको बाहर से एनर्जी चाहिए, बाहर से क्या, न्यूक्लियस के अंदर ही मिल जाती है। क्या इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है? नहीं। दोनों में से ज्यादा रेयर कौन होगा? ये क्लियर है? जाके फंसा सकते हो किसी को, बोलो अच्छा ये बोलेगा हाँ, किसी पूछो बीटा प्लस डी के क्या होता है? पॉजिट्रॉन निकलता है। अच्छा क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कट। अच्छा कैसे? मास कहां से आया? मास गायब होकर एनर्जी बनी है, समझ आओ? मास कहां से आया? एनर्जी से मास बना होगा। ये एनर्जी उठाई गई होगी, बाइंडिंग एनर्जी, यहां से बाइंडिंग एनर्जी उठाई गई डेल्टा ई, और डेल्टा ई डिवाइड बाई सी स्क्वायर, यहां से बना डेल्टा एम। हाय 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 हाय, एनर्जी से मास बना होगा। नोट करें, मिटा देते हैं, नोट करें इसको, पॉज करके नोट कर लें। अब देखो, a similar
similar phenomena can occur instead of बीटा प्लस डीके। अब देखो बीटा प्लस डीके में थोड़ी परेशानी तो है, बीटा प्लस डीके में थोड़ी परेशानी तो है। क्या परेशानी है? मास इंक्रीज कर रहा है, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड है कि नहीं? एनर्जी मिलेगी, उसी को डिवाइड बाई सी स्क्वायर करेंगे, वहीं से मास जनरेट होगा, मास बनाना पड़ेगा इस रिएक्शन। एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी उठाएंगे और वहीं से मास बनेगा। एनर्जी रिक्वायर्ड कहां से मिलेगी? फ्रॉम न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एनर्जी लेना थोड़ा कठिन काम है, इतना आसान काम नहीं। तो एक सिमिलर फिनोमेना होता है। क्या होता है जरा ध्यान से देखो। मान लो ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, और ये कोई हैवी न्यूक्लियस है। हैवी न्यूक्लियस में क्या होता है ना, जो इनर शेल होती है वो एकदम दब जाती है। जैसे सोचो किसी स्कूल में प्रेयर के लिए 2 लाइन लगती है और किसी स्कूल में प्रेयर के लिए 10 लाइन लगती है, तो जहां 10 लाइन लगेगी वहां पास पास हो जाएगी। तो ये अंदर वाली के शेल काफी दबी सी होती है, यानी के शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये काफी पास होता है न्यूक्लियस के। किसमें? इन हैवी एटम्स। जरूरी नहीं हैवी एटम्स, बाकी में भी हो सकता है। जनरली वर्ड ऐड करता हूं, और क्योंकि ये ट्रिटियम में भी हो जाता है प्रोसेस। तो इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहा है, प्रोटॉन को चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब एक प्रोसेस हो सकता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये प्रोटॉन छिपकली की तरह अपनी जीभ निकालकर इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपने पास ले लिया। प्रोटॉन टेक्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल। अभी तक न्यूक्लियर फिनोमेना न्यूक्लियस में हो रहा था, ये न्यूक्लियस से बाहर चली गई कहानी। ये न्यूक्लियर फिनोमेना है भी या नहीं भी? इसने क्या किया? के शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इलेक्ट्रॉन को, पॉजिट्रॉन नहीं, पॉजिट्रॉन होता कहां है? इसने के शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचा। आप जरा इक्वेशन बैलेंस करो 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 बैलेंस करो, इक्वेशन बैलेंस करो। 1 - 1 0 1 0 1। क्या है ये? न्यूट्रॉन। साथ में निकाल दो न्यूट्रॉन। अब बोलोगे सर एंटी न्यूक्लियर न्यूक्लियर निकला। जब बैलेंस करोगे ये उधर जाके +1 हो जाएगा कि नहीं? उधर जाके पॉजिटिव है। वही रिएक्शन, लिखने का तरीका बदल गया, कहानी बदल गई है। प्रोटॉन कैप्चर्स के शेल इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स टू न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में तो कन्वर्ट होना ही था। क्यों? स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए जीवन में, स्टेबिलिटी चाहिए जीवन में ये बीटा प्लस डी करने के लिए बेकरार। न्यूट्रॉन तो बनना है, बनना है, एनर्जी नहीं दे रहा। न्यूक्लियस से कहा एनर्जी दे दो, न्यूट्रॉन बनना है, चाचा नहीं देंगे। अच्छा, अब मैं चोरी करेगा, अब मैं के शेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के इलेक्ट्रॉन कैप्चर के मैकेनिज्म से न्यूट्रॉन। रेयर फिनोमेना है, हैवी एटम्स में इसलिए होता है क्योंकि के शेल बहुत पास होती है। प्रोटॉन छिपकली की तरह अपनी जीभ निकाल के वहां से एक मच्छर को पकड़ के अंदर ले आता है एंड कन्वर्ट्स टू न्यूट्रॉन। इसका ऑल्टरनेट ध्यान देखो, इसको अगर इस तरफ ले आए तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है? सो बीटा माइनस बीटा प्लस एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर व्हिच कैन अकर विद बीटा प्लस। अब कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता ही क्यों है, तो आप बोलो कि बीटा प्लस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनता है। जब पॉजिट्रॉन निकलता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिसमें मास इंक्रीज कर रहा है। प्रोटॉन का मास कम, न्यूट्रॉन का ज्यादा। मास इंक्रीज कर रहा है तो एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी मास बनेगी वो एनर्जी न्यूक्लियस चाहिए। न्यूक्लियस कहता नहीं देंगे, प्रोटॉन मुकाबला होता है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से खींच के न्यूट्रॉन बनाता है। नोट कर हो गया। चलिए लास्ट अपना गामा डी के। अरे गामा डी के डरो मत, खत्म। गामा डी के 4 लाइन का बहुत छोटा है गामा डी के।
अल्फा क्या है, पार्टिकल है, हीलियम न्यूक्लियस। बीटा क्या है, इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है। गामा क्या है, गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बस खत्म, गामा इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो होता क्या है कि जब कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल इमिट करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाता था, और इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में आता था तो क्या चाहता था, वापस ग्राउंड स्टेट में जाना। और जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में जाता था तो क्या इमिट करता था, रेडिएशन। तो इस तरह से न्यूक्लियस भी आ जाता है एक्साइटेड स्टेट में, वापस जाते वक्त इमिट करता है रेडिएशन। दोज रेडिएशन आर गामा इलेक्ट्रोमैग्नेट। लिख देते हैं, लिख लो, व्हेन अ न्यूक्लियस emits अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल it gets excited to a higher एनर्जी लेवल। ये न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉन के नहीं। न्यूक्लियस एनर्जी लेवल्स आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स। आप दिमाग में वैसे ही सोचो, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स होते थे वैसे ही न्यूक्लियस के। दिस excited nucleus tries to return to its ground state. While doing so, it emits a highly energetic, करीब करीब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रेडिएशन, whose frequency f is equals to e n2 minus e n1 अपॉन क्या हो जाएगा h। पढ़ा होगा फोटोन की एनर्जी क्या होती है, n2 n1 क्या है, देखो जरा देख लो। मान लो कोई न्यूक्लियस यहां था, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकला, एक्साइटेड हो गया, न्यूक्लियस कूद के पहुंच गया यहां। ये न्यूक्लियस का ग्राउंड स्टेट, ये न्यूक्लियस का एक्साइटेड स्टेट है ना। वैसे न्यूक्लियस की एनर्जी स्टेट आपके सिलेबस में नहीं है, हम इलेक्ट्रॉन की तरह समझा रहे हैं। मान लो इस न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकला, ये कोई न्यूक्लियस है, इसमें से अल्फा निकला। अल्फा निकलते ही न्यूक्लियस के पास एनर्जी आ गई, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। बट यहां पे आके एक्साइटेड स्टेट में ये न्यूक्लियस कैसा है बच्चों, अनस्टेबल। तुरंत विद इन अ पीरियड ऑफ 10 टू द पावर माइनस 10 सेकेंड्स क्या होगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 10 टू द पावर माइनस 10 सेकेंड, लेट अस से ये एनर्जी लेवल n1 है, ये एनर्जी लेवल n2 है। तो विद इन 10 टू द पावर माइनस 10 सेकेंड्स ये न्यूक्लियस वापस कूद के अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, फ्रॉम n2 टू n1। अब डेफिनेटली इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम। तो जब ये वापस आएगा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इमिट्स एनर्जी। कितनी एनर्जी इमिट करेगा, En2 माइनस En1। ये एनर्जी किस फॉर्म में हमें दिखेगी, हमें दिखेगी एक रेडिएशन या फोटोन के फॉर्म में। तो यही एनर्जी En2 माइनस En1 विल बिकम HF। यहां से F का फॉर्म आपको मिलेगा। फिर हमने देखा कि ये जो F है एंड दिस इज गामा, हमने देखा ये गामा स्पेक्ट्रम में लाई करता है, एंड दिस लाइज इन, एंड दिस कहां लिखूं, ये लिखूं, एंड दिस रेडिएशन लाइज इन गामा स्पेक्ट्रम।
जब भी कोई न्यूक्लियाई अल्फा या बीटा, एक साथ दोनों नहीं हो सकते, अल्फा या बीटा इमिट करता है तो जनरली वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, एनर्जी ज्यादा हो जाती है ना। कोई फिनोमेना हुआ है घर में तो क्या होता है भाई, घर पे कोई बड़ा फिनोमेना, बर्थडे पार्टी वार्टी हो तो हम लोग एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है, रात में पापा का पटाख पड़ता है वापस ग्राउंड स्टेट है घर पे, मतलब पार्टी बना के जब घर नहीं आते एकदम कूदते कूदते ये आज पार्टी करके आया, मैकडी में बर्गर खाया है ना, डोमिनोज में पैसा उड़ाया, मजा आया, पढ़ाई ना करना, घर आए पटाख वापस ग्राउंड स्टेट। तो यही होता है ना, जब आप कुछ पार्टी वार्टी देते हो तो आप पहुंच जाते हो एक्साइटेड स्टेट में, पर 10⁻⁻10 सेकेंड्स थोड़ी ही देर में एनर्जी सारी बाहर निकल गई ना, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और वो एनर्जी कैसी होती है, गामा, यानी गामा 99% केस में निकलता ही है आफ्टर अल्फा एंड बीटा। नोट कर लें। ओके, गामा के पास कोई चार्ज नहीं है, गामा के पास कोई मास नहीं है, गामा एक वेव है, अरे यार ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यार, क्या बताएं, अलग है दोनों से, अल्फा बीटा से अलग एकदम, अल्फा बीटा पार्टिकल है, गामा तो वेव है, ठीक है। मान लो आपके पास कोई x है, एटॉमिक नंबर z, मास नंबर a, इसमें से मान लो अल्फा पार्टिकल निकला या कुछ भी निकला है ना, हाँ कैसे बताऊं, ऐसे बताऊं, मान लो x है, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला, इसके बाद ये बन गया y स्टार एक्साइटेड स्टेट में। अब y स्टार विल इमिट गामा पार्टिकल एंड बिकम y। क्लियर, ये है कहानी, बस यही है। गामा में ना मास चेंज होता है ना एटॉमिक नंबर चेंज। मान लो x है, x z a, इसमें से आपने गामा पार्टिकल निकाल दिया तो इट विल रिमेन x a z। डिफरेंस वो होगा कि पहले x एक्साइटेड स्टेट में होगा, फिर x ग्राउंड स्टेट में। क्लियर है, तो यहीं पे अल्फा बीटा गामा इमिशन होता है खत्म। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी का लास्ट लेक्चर हम लेके आएंगे, जिसमें हम आपको रेडियो एक्टिविटी के न्यूमेरिकल्स कराएंगे कि रेट ऑफ डीके किस पे डिपेंड करता है। तब तक इस लेक्चर को बढ़िया से रिवाइज करो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।